चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर और इसका लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर 1 तो हम लोग को पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो ये आपका 9th क्लास का चैप्टर 4 है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा भी लगेगा, इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे व्हाट इज द वर्क। तो वर्क क्या होता है, तो देखिए अगर हम वर्क की बात करें यानी वर्क, तो वर्क को अगर हम समझें तो वर्क में ये कहा जाता है कि अगर हम किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन या वर्क हैज टू बी डन या वर्क डन बाय दैट फोर्स, यानी उस फोर्स ने अपना जो जिस वजह से जिस टास्क को हमने करने के लिए लगाया था उसने वो परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसने वर्क कर दिया। तो देखिए वर्क अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हमें मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है और हमने क्या किया, ये एक बॉडी और हमने इस पे एक फोर्स लगाया F, दिस इज द फोर्स, और ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहां पहुंच गई, मान लीजिए A लोकेशन पे, A से वो B लोकेशन पे पहुंच गई और इसने ये जो है अपना क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम क्या बोलते हैं इसमें, सिंपल, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क हैज, या ऐसे लिख लेते हैं, वर्क हैज टू बी डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ड्यू टू application of external force, due to external force। अब उसको हमें निकालें कैसे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं यानी फोर्स हमने ऐसे लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, इस तरह से हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ वी कैन राइट दिस, तो इसको हम लिखते हैं वर्क डन। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क की एक डेफिनेशन आ गई। चलिए ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, अगर W हम लिखें तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब और अगर इसको समझते हैं तो वर्क क्या होता है, तो देखिए वर्क जो है, तो क्या बात करेंगे हम लोग पहले कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा स्केलर तो है लेकिन एक स्पेशल स्केलर है, वैल्यू ऑफ वर्क may be पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। यह भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यानी ये पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और 0 भी होगी। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है, इट्स SI यूनिट इज, क्या होगी बताओ, SI यूनिट इज क्या है, न्यूटन मीटर। तो हम न्यूटन मीटर नहीं लिखते, ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं इसको, जूल। क्या लिखते हैं बताओ, जूल लिखेंगे। ठीक है, CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होती है, अर्ग, ERG, अर्ग। अब क्वेश्चन ये होता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ध्यान से सुनना। तो अगर हम इसको निकालें तो 1 जूल होता क्या है, पहले हम ये समझें। अगर तो 1 जूल जो है हमारे पास वो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके ठीक है।
अब ये बताओ ये क्या है, सीजीएस है, इसका मतलब न्यूटन को डाइन में होना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में। तो चलिए कन्वर्ट कर दीजिए इसको। तो बताओ 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 1 इंटू 10⁵ डाइन, और ये कितना होगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इसको कहा जाता है अर्ग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अर्ग कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि 1 जूल जो है वो 10⁷ अर्ग के क्या होती है, बराबर होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना आपको। आप ये सीजीएस में जानते हैं, ये भी आप सीजीएस में जानते हैं, यू हैव टू टेक इन दिस। क्लियर? एक चीज और याद रखेंगे, वो वैसे हीट में हम लोग पढ़ते हैं कि 1 कैलोरी जो होती है, 1 कैलोरी आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह पे या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है, ठीक है, उन सब पे ये लिखा होता है। तो 1 कैलोरी कितना होता है, तो याद रखना 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल। कितना होता है बताओ, 4.186 जूल। समटाइम्स इट इज रिटन एज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये डेटा भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ रही है, तो आई होप ये थोड़ा समझ में आया। वर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और यूनिट क्या है, सीजीएस में क्या होती है, एसआई यूनिट में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा होल्ड नहीं करेगा। ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड नहीं करता। अब समझते हैं कि हमेशा क्यों होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए। तो ये रब कर दूं, ओके। अब देखो हम एक चीज इसमें देखना चाहेंगे, ये रब कर लें। चलिए देखिए, अब इसमें हम एक चीज देखना चाहते हैं कि वर्क डन बाय एन ऑब्लिक्यूली फोर्स, वर्क डन बाय एन ऑब्लिक्यूली फोर्स, यानी अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो बाय ऑब्लिक्यूली फोर्स, तो समझते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जो फॉर्मूला आएगा वही तुम्हें याद रखना है और कोई याद नहीं रखना, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास, हम फिर से एक बॉडी ले लेते हैं। ये एक बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है, समझना बात को, जिसका मास m है, पोजीशन a है, ठीक। या इसको ब्लॉक की शेप में बना लेते हैं, ठीक है। कैसा बना लेते हैं, ब्लॉक की शेप। चलो ब्लॉक की शेप में ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है ऐसे, या कोई बच्चा अपना खिलौना खींच रहा है ऐसे मान लो, और उसने क्या करा, यहां पे एक फोर्स लगा दी F किसी एंगल थीटा पर, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे कहीं मिलाऊंगा ऐसे, तब भी ये ग्राउंड पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। चलिए ठीक है। अब हुआ क्या कि जब इसको ऐसे खींचा गया तो इसने अपनी A पोजीशन से B पोजीशन होल्ड कर ली। कौन सी B कर ली, B पोजीशन होल्ड कर ली, और फोर्स अब भी F ही लग रहा है और थीटा पर ही लग रहा है। ये समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है। अगर ऐसा है तो अब तुमसे पूछेगा, अच्छा इसने यहां से यहां जाने में जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो आपका किया है S। कितना किया है, S हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब समझना बात को। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि वर्क कितना किया गया इसकी वजह से। तो देखो, वर्क डन निकालने के लिए आपको वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा हो या उसके अपोजिट में काम कर रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसको ब्रेक करता हूं, तो आपको मैंने सिखाया था ब्रेक करना। देखो, अगर हम इसको ऐसे बना लें और इसको ऐसे बना लें, तो अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींच देता हूं, ध्यान से सुनना, तो ये कितनी लेंथ है यहां से यहां तक, F। तो बताओ ये कितना हो गया फिर, तो आपको याद है ना क्या लिखा था, F cos थीटा। तो इधर कितना होगा बताओ, तो इधर होगा, बोलो, F sin थीटा। अब ये बताओ,
फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको इधर धक्का मार रहा है, तो आप बोलेंगे ये है, तो इसका मतलब इसी ने काम किया, इसने तो काम नहीं किया ना, क्योंकि ये तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा इधर। ठीक, यानी हम क्या बोलेंगे, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो कौन सा है वो, तो वो है हमारे पास F cos थीटा। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो वो क्या है हमारे पास बताओ, वो है F sin थीटा। क्या है बताओ यहां पे, F sin थीटा, यानी जो इससे हॉरिजॉन्टल से जो ऐसे बनाएगा। तो वर्क डन किसने किया ये हम देखते हैं। तो वर्क डन कितना हो रहा है यहां पे, तब आप लिखेंगे F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे बताओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास Fs cos थीटा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई हमारे पास, ओके। लेकिन वर्क डन बाय F sin थीटा कितना होगा, 0। अब क्यों होगा समझना, देखो ये हमारा इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किधर लग रही है, इधर, कितनी, F sin थीटा, एंगल कितना है 90। अगर हम यहां पे वर्क निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, तो इसको लिखेंगे हम लोग F sin थीटा, ये एक फोर्स हो गया हमारे पास, इंटू S। अब इनके बीच का कॉस एंगल, तो कॉस कितना है बताओ, 90 डिग्री, तो कितना आ गया, 0। अब आप बोलेंगे सर यहां तो आपने ऐसा किया नहीं, तो यहां पे इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर cos 0 आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो गोल्डन फॉर्मूला कौन सा हुआ हमारे पास, ये वाला हुआ। अब बात क्लियर हुई, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमेशा होल्ड करेगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी इसे लगाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, अब जरा चीजों को समझते हैं, आइए देखिए और समझते हैं चीजों को, इसमें और डिटेल करते हैं कि जीरो वगैरह कब होता है। देखो अगर हम बोले तुमसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एफ एस कॉस थीटा, यही है हमारे पास। अब देखिए जरा, तो अगर पहला केस हम ये ले लें कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन किधर कर रही है, किधर फोर्स लग रहा है उसका, इधर लग रहा है एफ, और मोशन भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है, यानी वेलोसिटी किधर है, इधर ही की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर ही होगा। अब ये बताओ फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ एस कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चाहो तो इसको कहीं लिख लो, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज कर लेना। तो ये आ गया मेरे पास। अब बताओ क्या आएगा, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ मेरे पास, एफ एस। इसको कहा जाता है मैक्सिमम वर्क, यानी अगर हम जिधर मोशन हो रहा है उधर ही फोर्स लगा दें तो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम ऐसा करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इधर मोशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी इधर ही है, और इधर हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो अब आपसे कहेगा कि अब बताओ वर्क डन कितना है, तो आप ये बोलेंगे कि अगर हम इसको देखते हैं तो इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या लग रही है, फोर्स, तो ये क्या हो गया बताओ, 180 डिग्री थीटा हो गया। और कॉस याद रखना 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा यहां पे
माइनस एफ इंटू एस। तो हो गया ना निगेटिव। किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है ड्यू टू द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डन। चलिए आगे बढ़े और चलिए देखिए एक और केस करते हैं इसका। देखो तो ये बात समझ में आया। अब देखो एक और केस करें। देखो अगर ये केस कर लें, अगर हम तुमसे बोलें कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक बॉडी है इस तरह से, ठीक, वो इधर मोशन कर रही है, इधर क्या कर रही है? मोशन। और मान लीजिए कि फोर्स हमने इस तरह से इस पे अप्लाई कर दिया, दिस इज योर फोर्स। तो देखो क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर क्या हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या लग रही है? फोर्स। तो व्हाट इज द एंगल इज देयर? थीटा इज 90 डिग्री। तो बताओ क्या आ जाएगा? तो यहां पे हमारा cos 90 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 0 डिग्री 0 होता है। तो बताओ वर्क भी कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और 0। क्यों होगा? ड्यू टू द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? अपनी वैल्यू को सेट करने लगता है। दूसरी बात आप लोग क्या याद रखेंगे इसमें समझना। अच्छा यहां पे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका वर्क डन 0 होगा। पहली चीज, व्हेन बॉडी मूव ऑन सर्कुलर पाथ, तो वर्क डन कितना होगा इसका? तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब देखो क्यों होगा वर्क डन 0? क्योंकि ये अगर हमारी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है, मान लीजिए यहां पे चल रही है, तो इस पे फोर्स, इस पे डिस्प्ले मोशन किधर है? इधर की तरफ मोशन है। जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ ये घूम किस फोर्स की वजह से रहा होगा? तो इट विल बी रोटेट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो इधर लग रही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। तो वर्क कितना हो गया? 0। ये बात समझ में आया? दूसरा समझो, वर्क डन बाय अ पर्सन टू कैरी द luggage on his head, work done against gravity is 0। कितना होता है? 0। देखो क्यों होगा समझना। ये ग्राउंड हो गया हमारे पास, ओके। अब ये कोई इंसान है, अब इसके सर पे ऐसे कुछ चीज रखी हुई है। अब देखो ये इधर चले या इधर चले, किधर भी चले, बताओ वर्क एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? इधर। तो फोर्स भी किधर लग रहा होगा? इधर ही लग रहा होगा, mg। दिस इज आवर फोर्स अगर हम बोलें तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। तो हो गया ना 0 वर्क डन। तो ये भी आपका वर्क डन 0 होता है। बनाइए इसको जल्दी से। आगे चले, आइए देखिए और करते हैं इस पे। तो ये बात समझ में आ गया। देखो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखना है? समझना। नोट, पहला नोट आपको याद रखना है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स and displacement is acute। कैसा एंगल होना चाहिए? acute। अगर acute एंगल है उनके बीच में तो therefore वर्क डन
इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। अब देखो ऐसा होता क्यों है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। वर्क डन इज पॉजिटिव, समझना। तो अगर एक्यूट एंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारे पास फोर्स हो गई। क्या हो गई? फोर्स। ये आ गया एक्यूट एंगल, आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूं इसके फोर्स के, तो एक तो मुझे इधर मिलेगा कितना? F cos थीटा, और एक मुझे इधर मिलेगा F sin थीटा। तो ये क्या कर रहा है? मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना। मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा? वर्क डन शुड बी क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। ठीक है, दोनों के बीच में जीरो एंगल आ गया। अब दूसरी चीज, when angle between force and displacement is obtuse, then work done is negative। तो वर्क डन क्या होगा? बोलो, निगेटिव होगा। अगर वर्क डन निगेटिव है तो ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा एक और इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे आपको दो बातें याद रखनी है। ऑब्ट्यूज एंगल अगर है तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। अब ऐसा होगा क्यों, ये और देख लेते हैं। देखिए क्यों होगा इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स है, तो देखो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। हो गया, यानी दिस एंगल इज acute, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब थोड़ा सा और सोचते हैं। अगर मैं इसको XY प्लेन में ले लूं, मान लीजिए ये मेरा X प्लेन Y है और ये मेरा X है। अब मान लो, तो अब बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट इधर काम कर रहा होगा? मान लो कि अगर ये यहां पे थीटा डिग्री बना रहा है तो यहां पे कितना बना रहा होगा? 180 माइनस थीटा। ऐसी तो बना रहा होगा, बोलो ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो कैसे कर रहा होगा ये? तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो फोर्स है हमारी, ये वाली जो फोर्स है, अगर इसको हम सोचें तो एक तो इसका इधर कंपोनेंट काम कर रहा होगा, मान लेते हैं F1, और एक इधर काम कर रहा होगा F2, यानी साइन और कोसाइन के टर्म में। तो ये तो वर्क डन कर ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि ये तो बना गया 90 डिग्री एंगल। अच्छा, ये इसके साथ क्या बना रहा है? 180 डिग्री एंगल। तो वर्क कितना हो गया? निगेटिव। समझ गए नहीं? इसने कितना बना दिया? 180 डिग्री। तो वर्क क्या हो गया? निगेटिव। तो ये अपोजिट काम करना शुरू कर देता है इसके केस में। तीसरा क्या होगा? नेक्स्ट केस क्या याद रखना है तुम्हें, बताओ। चलो देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास। देखिए तीसरा केस क्या है हमारे पास? when angle between force and displacement is 90 डिग्री। तो therefore इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। डन। चलिए देखिए आगे बढ़ते। तो ये बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, अब एक और चीज समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछेगा तुमसे? क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए हमारे पास ये एक मड बॉल है या कोई स्टील का ब्लॉक है या हमारे पास वुडन ब्लॉक है। ठीक, हम मान लेते हैं चलो ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, वुडन ब्लॉक। अगर ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, तो एक बुलेट है हमारे पास, ये एक बुलेट है, ये इसका मास m है
और इसकी जो रफ्तार है अभी वो मान लेते हैं u है। ठीक है, कितनी रफ्तार है इसके पास? u। तो अगर u रफ्तार है इसके पास तो आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि कितनी देर, अगर ये x डिस्टेंस चलने के बाद, इसमें कितना डिस्टेंस चलता है? ये x डिस्टेंस चलता है और यहां पे जो बुलेट आती है तो वो रेस्ट पर आ जाती है। कितना आ जाती है? रेस्ट पर। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बुलेट। ठीक है, बुलेट कितना काम कर रही है? तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए, क्या? तो वर्क डन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो समझना, जब ये यहां पर आना शुरू करेगी इस तरह से, ये आ रही है, देखो ये आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कवर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया कितना चल रहा है? x। चलिए सब ठीक है, अब क्या निकालना है? फोर्स। तो अगर फोर्स की हम बात करते हैं देन हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बताओ? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये होगा हमारे पास। अब इसे निकालेंगे कैसे, समझना। तो आप ये बोलेंगे ये u है, ये v है और ये क्या है? x। तो पहले a निकाल लेते हैं। तो a कितना आ रहा है? देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2x। सही है, ये तो आएगा ही आएगा। अब ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2x। रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव होगा, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा होगा? इसे घटा रहा है वेलोसिटी को, इसका मतलब वो इधर काम कर रहा है, अपोजिट टू योर वेलोसिटी। तो कितना आएगा बताओ इसमें? तो हम लिखेंगे कि वर्क डन जो होगा हमारा, ध्यान से देखना, इसकी यहां पे कितना रखेंगे फोर्स की जगह पे? माइनस m इंटू यू स्क्वायर बाई 2x, और क्या लिख देंगे यहां पे? x। तो ये तो कट गया इससे, तो कितना मिला वर्क डन? तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। दिस इज द वर्क डन बाय योर बुलेट टू पेनिट्रेट इन अ ब्लॉक। कितना? अप टू अ x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका वर्क है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ठीक है वर्क इस तरह से हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल अभी करेंगे। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है वो अब समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होती है? एनर्जी, ये हमें पढ़ना है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी तो क्या होती है? एनर्जी, तो एनर्जी जो होती है वो होती है एबिलिटी टू डू वर्क। समझना बात को, क्या कह रहे हैं कि एनर्जी जो है कि एबिलिटी है काम करने का, मतलब कितना आप काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ एबिलिटी। मतलब अगर कोई इंसान है, अगर वो मान लीजिए 10 मिनट तक लगातार काम कर सकता है, ठीक, और एक आदमी है कि वो 10 मिनट नहीं 5 मिनट तक काम कर सकता है उसी रफ्तार से जितने से कर रहा था, तो हम ये बोलेंगे कि जो 10 मिनट तक कर रहा है वो ज्यादा एनर्जेटिक है। क्या है वो? ज्यादा एनर्जेटिक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क। ये बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। तो जो हम एनर्जी निकालते हैं, जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो एनर्जी होती है एक्चुअल में, तो हम ये समझते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्विवेलेंट वर्क डन बाय बॉडी। यानी जो वो काम करता है वही एनर्जी की शक्ल में उसके पास आ जाता है। ठीक है, चलिए करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब देखिए यहां पे एनर्जी तो बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की एनर्जी है, लेकिन हमें जो स्टडी करना है यहां पे वो हमें करना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किसका? तो हमें यहां पे जो एनर्जी का काम करना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बात करनी है हमें? मैकेनिकल के बारे में बात करनी है। वैसे एनर्जी बहुत तरह की होती है, तो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी।
तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, चलो मैं एनर्जी तुम्हें, ये बात समझ में आया, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इक्विवेलेंट होता है वर्क डन बाय बॉडी, ठीक है, यानी जितना बॉडी ने वर्क किया होगा उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम ये समझना चाहते हैं कि एनर्जी की टाइप्स क्या हैं। तो एनर्जी बहुत तरह की होती है, देखिए समझते हैं, लेकिन हमें यहां जो डील करना है वो करना है हमें मैकेनिकल के बारे में मोस्टली, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी कितनी तरह की होती है, तो एनर्जी बहुत तरह की होती है। देखो जैसे हमारे पास एक एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, और क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, और क्या पढ़ते हैं हम लोग बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, और क्या होता है जियोथर्मल एनर्जी, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी जियोथर्मल एनर्जी, और क्या होता है ओशन थर्मल एनर्जी, और क्या होता है सोलर एनर्जी, और क्या होता है सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, और क्या होता है केमिकल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, क्यों भाई, और हमारे पास होता है मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह की ये एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी जितनी भी होती है, लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत तरह की एनर्जीज मिलेंगी। तो मेनली जो हमें स्टडी करना है वो पढ़ना है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। अब समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो हमें पढ़ना है सिंपली मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, तो एक बात पहली चीज तो याद रखना, मैं इसको इन शॉर्ट ME लिखूंगा या कभी कभी हम इसको E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होगी, अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद जो भी शुरू में था वही बाद में होगा, बस ये चीज होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको 1 by 1 हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन क्या होता है इन दोनों का सम हमेशा एक कांस्टेंट ही होगा, कभी भी ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम समझना चाहते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है एक वर्ड है काइनेमा, ठीक है। इसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है इसका, मोशन। तो बस कहानी खत्म। यानी जब कोई बॉडी मूव करती है, यानी दौड़ लगाती है या भागती है, कुछ भी करे, अगर वो मोशन में आ गई है तो इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब होगा कि वो बॉडी क्या कर रही है, वह मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दी एनर्जी possesses by a body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
और याद क्या रखना है वो तो याद होगा ही आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, देखो ए कार रनिंग ऑन ग्राउंड, ए कार इज रनिंग ऑन ग्राउंड। दूसरा हम ले सकते हैं ए बर्ड वॉक ऑन द ग्राउंड, वॉक ऑन द ग्राउंड। क्लियर? अब इसका देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकालते हैं। तो अगर ये हमारे पास, क्योंकि प्रूफ से आपको कोई मतलब है नहीं, तो अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है m मास का और ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से, कितना तेज जा रहा है? v वेलोसिटी से, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। क्या होती है बताओ? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हमारे पास आ रही है तो हम अब इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हम ये बोल दें आपको कि अगर इफ मास इज कांस्टेंट या मास इज सेम, यानी दो बॉडी हैं जिनका मास क्या है आपस में? सेम, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनेट हो गई? तो हम बोलेंगे वो प्रोपोर्शनेट हो गई v स्क्वायर के। तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ? पैराबोलिक। तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ? पैराबोलिक। तो कैसा बनाएंगे? तो काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये v हो गया। अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो कैसा ग्राफ जाता है? इस तरह का, लेकिन मास क्या रहना चाहिए इसमें? सेम। दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए और समझते हैं इसमें, आइए। ये बात समझ में आया? अच्छा चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आपसे ये कह दे, चलो ठीक है, अब बोल दे इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का, कोई बहुत सारी बॉडीज हैं, अगर उनका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है उनके मास पर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि अगर ये तो लीनियर रिलेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो अगर लीनियर रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये मास हो गया, तो कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है? वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। ये क्लियर हुई अब बात? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन, क्या है टॉपिक हमारे पास? एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं इस पे करने को। तो क्या टॉपिक पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। पढ़ा था मोमेंटम? ये अब क्या होता है मोमेंटम, पहले वो लिख लेते हैं। तो मोमेंटम हमारे पास होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो होती है हमारे पास हाफ, क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं? अच्छा अब जरा सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं मास का और यहां पे मास का ही डिवीजन कर दूं, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली अब भी वो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। तो क्या मिलेगा बताओ हमें? तो हम लिखेंगे हाफ
इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम। बात समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। लिख सकते हैं कि नहीं? गुड। तो ये आ गया हमारे पास। अब जरा सोचना, तो अगर ये चीज है हमारे पास तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ ये क्या चीज है, तो ये तो मोमेंटम है ना तुम्हारे पास, कहां गया, ये रहा, तो हम यहां लिख देंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये बात समझ में आई? बोलो, आया ये बात समझ में? ठीक। अब यहीं पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें यहां पे तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी मोमेंटम अगर बोलें तो क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और इसका क्या ले लेंगे, रूट। क्या ले लेंगे बताओ, रूट। ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको मेमोराइज करना है। क्लियर है अब बात? अब इसमें मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उसको समझते हैं। देखिए, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ द velocity of a body is increases by 20%, increases by 20%, by what percent kinetic energy of body change, ठीक है, कितना ज्यादा चेंज करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 42%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 38%, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चल एक ऑप्शन ये ले लेते हैं हम लोग, ये नहीं ले रहे, क्या ले लेते हैं, 44%। बताइए इसको। देखिए, अब देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज कर रही है, वेलोसिटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक वेलोसिटी है। तो अगर हम इसको नॉर्मल प्रोसेस में करेंगे तो वो लंबा चला जाएगा। इसमें एक ट्रिक याद रखना, देखो क्या ट्रिक, तो ट्रिक कुछ नहीं है, ये निकाली गई है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि y कोई क्वांटिटी है वो z पर प्रोपोर्शनेट में है, कैसे, स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस z के अंदर x% का इंक्रीमेंट होता है, यानी इंक्रीज कर जाती है, तो आपसे पूछेगा इसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा या कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करेगा। तो परसेंटेज, ठीक है, ऑफ y, तो क्या लिखेंगे, तो इसको याद रखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक, अच्छा, अगर डिक्रीज हुआ, इफ x% डिक्रीजेस, तो y में क्या होगा, परसेंट ऑफ y कितना बदल जाएगा, तो आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। क्लियर है अब बात? बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बना लो इसको जल्दी से जरा। अब इसमें कुछ है भी नहीं, 20% का क्या है, इंक्रीमेंट है, तो y में कितना पूछ रहा है, प्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल है, तो लगा दो। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया, 40 प्लस
400 बाई 100 तो कितना आ जाएगा बताओ? 44%। तो क्या आंसर है हमारे पास? 44%। अब यही क्वेश्चन तुमसे बोलता कि अगर हमारे पास ये 10% है, कितना है बोलो? 10% है हमारे पास और ये डिक्रीजेस हो रहा है। कितना हो रहा है? डिक्रीजेस। तो फिर सवाल यही आएगा तुम्हारे पास। अब ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? तो अब ऑप्शन है तुम्हारे पास, देखो क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके पास 20%, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 19%, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 18% और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 17%। बताओ जल्दी से। बताइए कैसे करेंगे? फिर क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बस अब परसेंटेज इंक्रीज था, अब डिक्रीज है, तो अब बताओ कितना होगा? तो आप ये बोलेंगे अगर डिक्रीज का बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना है? तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो क्या लिखेंगे? 20 माइनस 1। कभी कभी इसको बच्चे भूल जाते हैं और आंसर कितना मार के चले आते हैं? 20। तो ये डिवीजन ले रहा है तो 0 नहीं होगा, क्या होगा? 1। तो कितना आएगा बताओ यहां पे हमारे पास आंसर? 19%। कितना आ गया बोलो? 19%। तो आई होप यू हैव टू डन इन दिस वे। कर लोगे? बनाओ जल्दी से। चलो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जब तक आप उसको कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज increases by 10%. Calculate change in kinetic energy of the body. ठीक, ऑप्शन है आपके पास 20%, बी ऑप्शन है आपके पास 19%, सी ऑप्शन है आपके पास 21% और डी ऑप्शन है आपके पास 18%। बताइए। बोलिए। ये है हमारे पास। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। तो क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनेट टू क्या हो गया? पी स्क्वायर। इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो वैलिड हो गया, शॉर्टकट हमारा इस पे काम करेगा क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट आ गया। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बताओ? तो यहां पे कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का 10 का हो रहा है, तो 10 2 इंटू 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर बाई 100। तो कितना आ जाएगा बताओ? 20 प्लस 1। तो कितना आ गया? 21%। तो विच वन इज द राइट आंसर? सी इज योर करेक्ट। अगर डिक्रीमेंट करेगा तब भी हम कर लेंगे इसको। बोलो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना? ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए आइए, देखो एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी increase by 300%. Calculate percentage change in momentum. ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा तुमसे। मोमेंटम, ए 200%, बी
100%, सी 300%, डी 400%। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, करिए इसको। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो करें, देखें करके। आइए देखिए। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो ठीक है, ये चीज है हमारे पास, तो हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है 2m इंटू के, और इसका अंडर रूट। सही, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इनिशियली इतना था, अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना बढ़ा दी गई है? 300%। मतलब अगर ये 100% है, ये 300% हो गया। यानी अगर ये k है तो ये थ्राइस ऑफ k हो जाएगा। ये समझते हो कि नहीं? यानी k डैश अगर हम निकालें तो क्या लिखोगे? k इनिशियल प्लस 300% ऑफ k इनिशियल, तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं? अब बताओ p डैश कितना हुआ हमारे पास? तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2m इंटू 4ke, यानी हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2mke। तो ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ गया। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे p डैश माइनस p, यानी कितना आ गया? p। तो परसेंटेज चेंज कितना होता है? तो चेंज अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी कितना आ गया? p बाई p इंटू 100, दैट शुड बी 100%। तो कितना आंसर आएगा? 100%। वो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ताकि तुम्हें समझाया गया इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछ ले कि ठीक है ये तो हो गया हमारे पास, आपसे बोले, आपसे अगर बोल दे कि आपसे बोल दे चलो 100% बढ़ाया, अब आंसर बोलो। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए उसने, समझना बात को। ए ऑप्शन दे दिया तुम्हें 144%, बी ऑप्शन दे दिया आपको 100%, सी ऑप्शन दे दिया 200%, डी ऑप्शन दे दिया 80%। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब समझना तुम लोग क्या करोगे उसमें, ठीक है। अब थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि अब कंसेप्ट समझ में आ गया है क्या करना है। देखो, तुम ये बोलोगे कि हमने काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ाया, इसका मतलब K था यानी KE थी, तो हमने 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया मतलब 2KE कर दिया, यानी K तो था ही, उस पर एक और 100% यानी K और दे दिया, तो 2K हो गया। तो ये है हमारे पास। तो P डैश क्या आ जाएगा? तो P डैश हम लिखेंगे 2m इंटू KE इंटू 2, और ये आ गया। ध्यान से सुनना, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 2mk, यानी ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 2mke। तो ये तो p हो गया ना मेरे पास, क्या आ गया? p। तो ये हो गया √2 ऑफ p। तो बताओ परसेंटेज ऑफ p क्या लिखोगे? दिस माइनस दिस, तो ये मिलेगा तुम्हें √2 माइनस 1 p अपॉन p इंटू 100। तो ये कट गया इससे, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। अच्छा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम कितना लिखेंगे? 41%। चलो अब करते हैं, देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1.414 माइनस 1 इंटू 100, तो कितना आ रहा है? ये घटा दो, तो ये आ गया 41.4%। तो 41 वाला हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक आया समझ में? तो इस तरह का आप डील कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े इसमें, आइए देखिए, करिए इसको जल्दी से आप लोग। हो गया? अच्छा, देखो एक बहुत ही फर्जी सवाल पूछता है तुमसे, देखो क्या बोलेगा, समझना। देखो एक सवाल है आपके लिए, two bodies whose
whose masses are in the ratio 2:3 and their velocities in the ratio 3:2. Find the ratio of their काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सही है। तो देखो क्या है, ए ऑप्शन है हमारे पास 3:2, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 9:4 और डी ऑप्शन है 4:9। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो हम किसको कैसे डील करेंगे अब बताओ। अच्छा क्वेश्चन नहीं है देखो, लेकिन है बहुत ही सिंपल, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसके बारे में। तो अगर हम इसको डील कर रहे हैं तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो हम यही तो लिखेंगे, हाफ m इंटू V1 इसका स्क्वायर अपॉन हाफ m2 इंटू V2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इंटू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, बस कहानी खत्म, बस हो गया खत्म। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। तो आप बोलेंगे कि इसमें कितना है 2:3, तो 2/3 इंटू ये कितना है 3/2, 3/2 और इसका क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 इंटू 9/4। तो कितना आंसर आ गया 3/2 यानी 3:2। तो विच वन इज करेक्ट, 3:2। तो कौन सा सही है हमारे पास, 3:2 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आ गया अब हमारे पास। बनाओ इसको, कॉपी करो जल्दी से। हो गया। एक सवाल और करते हैं, देखिए कैट and dog moving with same velocity, but dog has mass 3 times of the cat. Find ratio of काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 3:1, बी ऑप्शन है 2:3, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपके पास 1:3 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रोक लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिर।